बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन केमिस्ट्री में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे और आज हमारे पास थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पहले हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस किया और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया। ये थर्ड हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बात वहीं से शुरू होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको पता है कि ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, किसी लिक्विड की, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज होने से जिसमें वेरिएशन आ जाए, जो बदल जाए, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको राउल्स लॉ में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट में हम डिटेल में ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में हमने ये देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्यों होती है जब सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, और फिर मेन राउल्स लॉ से या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन देखा था कि हम जब सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये कौन कहता है? ये राउल्स लॉ कहता है। राउल्स लॉ कहता है कि जब भी आप सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट में, उसमें सब सॉल्यूट ऐड करेंगे, जब उसका सोल्यूशन बन जाएगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगी। ये सारी डिटेल डिस्कशन, इसकी रीजंस, इसकी मैथमेटिकल रिलेशन हम राउल्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो उस वेपर प्रेशर में कमी आ जाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उस वेपर प्रेशर में कमी आ जाने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने वेपर प्रेशर के साथ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन भी देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज हो जाए, यानी वो टेम्परेचर। आप किसी चीज़ को आपने फ्रीज करना है, करेंगे, ज़ाहिर है उसको ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते जाएं, एक वक्त आएगा, एक टेम्परेचर आएगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाकर वो लिक्विड जो है क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये टेम्परेचर उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो ये तो एक सिंपल कॉमन बात है जो हमारे समझ में आती है। केमिस्ट्री में इसको डिफाइन कैसे करेंगे प्रॉपरली, क्या उसमें चेंज आती है? तो बेसिकली जब आप किसी लिक्विड को कूल एंड कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, पहले वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही उस लिक्विड का पहला मॉलिक्यूल, पहला कोई एक क्रिस्टल बनेगा, पहला मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होगा, सॉलिड में चेंज होगा, तो दैट इज कॉल्ड, हम कहेंगे जिस टेम्परेचर पे ये काम होगा वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। दूसरी तरह इस बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड, कोई एक लिक्विड, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज़ की लिक्विड स्टेट और उसकी सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करें, यानी ऐसा टेम्परेचर, उससे थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ा दें वो सारे का सारा लिक्विड हो जाए, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर हम -0.डिग्री पॉइंट में हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, वो सारे का सारा सॉलिडिफाई हो जाए, तो वो टेम्परेचर जिस पे ये दोनों उसकी स्टेट्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर at which its liquid and solid phases exist in equilibrium। ठीक है, अब चूंकि दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम में हैं, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इस फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड का और एक सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता है? सेम होता है। लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। कब सेम होगा? फ्रीजिंग पॉइंट पे सिर्फ ये बात ठीक है। हर टाइम फ्रीजिंग, हर वक्त किसी चीज़ का लिक्विड स्टेट में और उसकी सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली सेम नहीं होता। लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, कम वेपर्स बनेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम में
जब एक सॉलिड स्टेट और एक लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में होती हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे उनका वेपर प्रेशर हम कह सकते हैं बराबर होता है। इसको अभी हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग टेम्परेचर कहेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी डिटेल में इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपको येलो कर्व नज़र आ रही है, ये प्योर सॉलिड कर्व है। यहाँ ए से बी तक ये लिक्विड फॉर्म में है, बी से सी तक यही चीज़ सॉलिड फॉर्म में है। यानी बी ऐसा पॉइंट है, टेम्परेचर है जहाँ पे वो क्या होगा, फ्रीज होगा, जहाँ पे उसकी लिक्विड और उसकी सॉलिड स्टेट्स दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो लिक्विड में होगा, इससे कम करेंगे वो सॉलिड में होगा। तो बी ऐसा टेम्परेचर है जो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाता है, जिसपे वो उसकी दोनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेकिन अब देखें बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस बी पॉइंट पे, इस फ्रीजिंग पॉइंट पे देखें सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी चीज़ का लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उन दोनों का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो क्या सेम है, पी ही है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे उसकी दोनों फेजेस एग्जिस्ट है, सॉलिड है तब भी उसका वेपर प्रेशर पी है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तब भी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी कहलाएगा। लेकिन कब, सिर्फ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, सिर्फ टीएफ पे। यहाँ पे जहाँ पे आपको एक शार्प उसकी जो है एक चेंज नज़र आ रही है, पहले तो एक कर्व आ रही थी, यहाँ पे एक शार्प उसके अंदर एक ब्रेकेज आ गई, उसके बाद उसकी कर्व थोड़ी सी, उसकी जो डायरेक्शन है चेंज हो गई। ठीक है, तो ये बी पॉइंट इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको डायग्राम को फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये समझाना चाह रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट को हम यूं भी, जो डेफिनेशन है वही है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड सॉल्वेंट एंड उसका सोल्यूशन यानी उसका लिक्विड फॉर्म दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम से हट के अगर हम बात करें, जब एक चीज़ प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में होती है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब आप उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये बातें तो हम कितनी बार बता चुका हूँ मैं राउल्ट्स लॉ की मदद से। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही होती है कि जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन जब बनेगा, जब उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा, वो लो फ्रीजिंग पॉइंट पे जाकर फ्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली तो हमको देखेंगे, ग्राफिकली भी ये चीज़ देखेंगे। रीज़न क्या है, पहले क्या होता है ऐसा कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है, ये रीज़न तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिप्रेस होता है जब हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो आइए इसको अब देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक प्योर लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर हम फाइंड करते हैं, कर्व। चलें डायग्राम पे बाद में जाते हैं, पहले आपको रीज़न बता दूं कि जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसके रीजंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब होता क्या है कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट उन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान घुस जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को वो सेपरेट कर देगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉल्यूट के आने से थोड़ा बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस उसके दरमियान बढ़ जाएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो उन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देंगे, यानी उनका जो डिस्टेंस है वो प्योर सॉल्वेंट की निस्बत अब सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा। प्योर सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो जिसके नतीजे में क्या होगा, हमें अगर सॉल्यूशन को क्या करना है, फ्रीज करवाना है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर हैं, उनको करीब लेकर आना है। फ्रीज तब होगा जब बिल्कुल वो एक दूसरे के करीब आ जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। तो अब क्या था, पहले हमें उन मॉलिक्यूल्स को प्योर सॉल्वेंट के केस में अगर हम बात करें, यहाँ प्योर सॉल्वेंट में एक मॉलिक्यूल यहाँ था, एक मॉलिक्यूल यहाँ था, इनको हम करीब लेके आते थे तो ये फ्रीज हो जाते थे। अब जब सॉल्यूशन बनाया तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर चले गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गया। अब इनको करीब लेकर आने के लिए हमें ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे जाकर इनको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। हमें इनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कूल करना पड़ेगा, तब जाकर ये इतना सॉलिडिफाई होंगे कि ये फ्रीज होंगे।
तो इसलिए जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन का चूंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम होगा तो हमारे पास लिक्विड, दूसरी रीजन ये भी हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर कम होगा, मीन वेपर्स कम बनेंगे, मीन गैसेस फॉर्म में कम मालिक्यूल्स जाएंगे, मैक्सिमम मालिक्यूल्स कहाँ रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे। अब लिक्विड स्टेट में ज़्यादा मालिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे, बल्क में होगा, उसको फ्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पर डिक्रीज जाना पड़ेगा। ठीक है, देखें जिस तरह हम कहते हैं गिलास पानी का उसको फ्रीज करना है, ठीक है, एक पूरा टब पानी का आपके पास पड़ा हुआ है उसको फ्रीज करना है, तो ज़ाहिर है उसको पूरा टब पानी को फ्रीज करने के लिए ज़्यादा लोअर टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप इसमें थोड़ा सा वो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी जो रीज़न है वो वही है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है। बाकी इसको हम ग्राफिकली अब देखते हैं, मैथमेटिकली भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आ जाए इस डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जो है आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान ग्राफ है। अब सबसे पहले इस येलो लाइन को कंसिडर करें जो प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, ए बी सी कर्व जो है प्योर सॉल्वेंट है। इसमें आप इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे आप देखें, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन बताया गया है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, जैसे आप वेपर प्रेशर चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन हमेशा ठीक नहीं है। 100 डिग्री पे तभी बॉयल होगा जब उसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर 760 हो या जो भी हो, या उसका इंटरनल जो वेपर प्रेशर वो एक आप कांस्टेंट करें। जब आप इंटरनल वेपर प्रेशर चेंज करते हैं या एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, देखें जब आप ये टेम्परेचर देते हैं उसका, जब आप उसको ये टेम्परेचर देते हैं तो उस टाइम वो बी पॉइंट पे इस वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर पी होता है, वो यहाँ पे फ्रीज हो रहा है। जब आप उसका टेम्परेचर मजीद डिक्रीज कर देते हैं T1 तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, P1 F पॉइंट पे डिक्रीज हो गया। आप उसका टेम्परेचर मजीद T2 डिक्रीज कर देते हैं, उसका वेपर प्रेशर मजीद डिक्रीज हो रहा है। या आप इसको यहाँ से लेकर आए, आप वेपर प्रेशर P है तो वो पॉइंट TF पे यहाँ पे फ्रीज होता है, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कुछ और है। अब वही सॉल्वेंट का मालिक्यूल है, अगर आपने सॉल्यूट ऐड करके या किसी भी तरह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो देखें उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वेपर प्रेशर कम करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप वो वेपर प्रेशर सॉल्यूट ऐड के करके वेपर प्रेशर कम करें, आप किसी भी तरह से उसका वेपर प्रेशर कम करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट में हमने कहा था कि वेपर प्रेशर आप कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर प्रेशर आप कम करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कर्व, ये ग्राफ आपको आइडिया कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। अब मजीद उसका वेपर प्रेशर कम करके P2 पर लेकर आते हैं किसी तरह, तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो मजीद डिक्रीज होकर T2 पे आ गया। आप वेपर प्रेशर को चेंज करेंगे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आप टेम्परेचर चेंज करेंगे उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट की कर्व थी। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, जो आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन नजर आ रही है सोल्यूशन 1 के लिए। अब उसी प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ सॉल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बनेगा तो लामहला सी बात है, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखें पहले ये कर्व अपर वेपर प्रेशर पे आ रही है, अब लोअर वेपर प्रेशर, उससे नीचे कर्व आएगी। जो ये चीज़ शो कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि सॉल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ठीक है, होना भी चाहिए। अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, देखें पॉइंट डी है, डी पॉइंट पे वो मतलब है कि इसका जो क्या नाम है वो फ्रीज हो रहा है। सोल्यूशन 1 का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अब वो कहाँ पे फ्रीज होता है, पॉइंट एफ पे, सॉरी। अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट एफ है, T1 आएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो कर्व है जहाँ से उसकी पहले यहाँ से इस एफ पॉइंट तक तो वो एक सीधी कर्व आ रही है। कर्व जहाँ से उसकी मतलब चेंज होगी वहाँ पे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे वो फ्रीज हो रहा है। जिस तरह ये ए और बी तक सीधी आ रही थी, जैसे ही वहाँ पे शार्प एक मोड़ आया तो वो मोड़ जहाँ से आता है वहाँ पे वो फ्रीज होता है। इसी तरह सोल्यूशन 1 की कर्व भी उसका मोड़ कहाँ पे आ रहा है, इस एफ पॉइंट पे, तो मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एफ वाला है। वो कौन सा है, T1 है। पहले वो कहाँ पे फ्रीज हो रहा था, TF पे, बी पॉइंट पे TF पे, जब वो प्योर था। जब सोल्यूशन बनाया तो अब वो कहाँ पे फ्रीज हो रहा है, T1 पे। अब अगर इस सोल्यूशन को हम मजीद कंसनट्रेटेड करते हैं, इसके अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड करते हैं, अब सॉल्यूट की कंसनट्रेशन मजीद बढ़ाते हैं, तो हमने पढ़ा था राउल्स लॉ में, जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी। तो नज़र आ रही है सोल्यूशन 2 की जो कर्व है मजीद नीचे आ गई, लोअर प्रेशर पे आ गई।
पिंक लाइन जो आपको नजर आ रही है, पिंक कर्व नजर आ रही है। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितनी ज्यादा होगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन भी उतना ज्यादा होगा। देखें वो किस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो रहा है, पॉइंट सी पे। सी पे उसका मोड़ आ रहा है, सी देखें T2 टेम्परेचर उससे T1 से भी कम है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, उतना उसका वो टेम्परेचर डिक्रीज होता आएगा जिस पे वो फ्रीज होता है, उतना उसको हमें ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे जाकर कूल करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो ग्राफ ने ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ये सारी जो पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कशन की गई है उसको ग्राफ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर ग्राफ को आपको जो है वो ग्राफ की समझ आ गई है तो आप इन सारी बातों को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे उसने एट अ टाइम 2 सॉल्यूशन लिए हैं, उन 2 सॉल्यूशंस के साथ उस वो जो है वो डेरिवेशन करता है। अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो बेशक दूसरी लाइन ना बनाए, हमें तो बस एक ट्रेंड देखना था ना कि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, दूसरी लाइन में डिक्रीज हो रहा है। सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, ठीक है, वो भी डिप्रेस हो रहा है। तो आप अपने पास जो गुलाम रसूल चौधरी की बुक से इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट की है और एक सोल्यूशन की कर्व है, तो वहाँ से आपको डेरिवेशन आसान हो जाएगी। हम सिर्फ 2 इन कर्व्स को ही जो है डेरिवेशन में लेते हैं, एक आपके पास सॉल्वेंट की कर्व येलो कर्व और एक ग्रीन कर्व है। तो इनके दरमियान आप देखें टेम्परेचर का डिफरेंस TF माइनस T1, ये आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कहलाएगा। इसी तरह प्रेशर का डिफरेंस P माइनस P1, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो ग्राफ भी शेयर कर रहा है, लॉजिक्स भी हमने देखी, तो आप डायरेक्ट बेशक लिख सकते हैं कि डेल्टा TF मीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जितना ज़्यादा आप उसका वेपर प्रेशर कम करते आएंगे उतना उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता आएगा। और वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, राउल्स लॉ, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट आप ज़्यादा आपने पढ़ा था वहाँ पे P माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आएगी, जितना वेपर प्रेशर में कमी आएगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगी, डिप्रेशन होगी। तो आप बेशक ये ना लिखें, आप डायरेक्ट ये रिलेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉजिक्स भी आपको पता चल गई इसकी, आपके पास ग्राफिकली भी आपने इस चीज़ को, ये ट्रेंड आपने देख लिया, रिलेशन आपने बता दिया, प्रूव कर दिया, एक बात क्लियर ओपन करके रख दे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन लिखने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। इसके बाद एक स्टेप नेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, हमने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अननोन सॉल्यूट की मोलर मास फाइंड करना होता है। तो उसमें फिर वही सारी बातें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप रिलेशन देखें, डेल्टा टी और P माइनस पी एस का रिलेशन है। इसी तरह डेल्टा टी ओवर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये रिलेशन होगा, क्योंकि P तो वही मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, न्यूमिनेटर में भी वही वैल्यू है, डिनोमिनेटर आप रेशियो देखते हैं तो रेशियो का भी वही रिलेशन होता है किसी चीज़ के साथ जो एक वैल्यू का होता है। यानी जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन है वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन होगा। अब राउल्स लॉ से आपने कहा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2 के। X2 किसके बराबर होगा, N2 ओवर N1 प्लस N2। अब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये पॉइंट कैसे आया। तो P माइनस पी एस ओवर P इज इक्वल टू X2, X2 is equal to N2 over N1 plus N2, and this N2 over N1 plus N2 की जगह पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे यानी नंबर ऑफ मोल्स N2 is equal to W over M, स्मॉल w over स्मॉल m। इसी तरह N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल W over कैपिटल M। वैल्यूज पुट करें N2 over N1 प्लस N2, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आएगा WM over WM, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये इज इक्वल टू नहीं था, यहाँ पे रिलेशन है P माइनस पी एस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, ये रिलेशन था। तो रिलेशन को जब कांस्टेंट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक M जो जितने कांस्टेंट हैं वो उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो M जो है वो खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये सॉल्वेंट कांस्टेंट M एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली मोलर मास सॉल्वेंट का तो कांस्टेंट रहता है ना।
तो ये W/WM के बराबर आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 4 को देखें, ठीक है, तो हम इनको कह सकते हैं कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ इज डब्ल्यू। देखें यहाँ पे उसने फिर एक मिस्टेक की है, डेल्टा टी जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लगा रहे हैं तो फिर ये कांस्टेंट नहीं आएगा। कांस्टेंट तब आता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके उसको इक्वेशन में चेंज करें। तो ये नीचे जो इक्वेशन नंबर 5 है ये ठीक है, रिलेशन में आप के एफ नहीं लिखेंगे। तो डेल्टा टी आप डायरेक्ट लिख दें, रिलेशन बेशक ना लिखें डेल्टा टी, क्योंकि इक्वेशंस को ही आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर करें इक्वेशन 4 की ये लेफ्ट साइड, ठीक है, और इक्वेशन 2 की इसको आप इक्वेशन में लिख दें, डेल्टा टी इज इक्वल टू पी माइनस पी एस ओवर पी, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो के एफ भी आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिख दें डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ पी माइनस पी ओवर पी, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, और कंपेयर किया इसने और सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय 1/, ये बिल्कुल सेम वही बात है जो प्रीवियस लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम कर चुके हैं, वही बातें हैं, बस वहाँ पे डेल्टा टी बी था, यहाँ पे डेल्टा टी एफ है, यानी वहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थी, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वहाँ पे के बी था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, यहाँ पे के एफ है, बाकी सारी बातें वही हैं। वैसे ही आपने क्या करना है, उसको ग्राम्स में चेंज करना है, 1000 पे डिवाइड करना है, 1000 ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके एम की वैल्यू यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना है। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास एम आ गया। फिर वैसे ही आप इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के एफ कैसे फाइंड करते होते हैं, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ किसके बराबर होगा, एक तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके उसने आर टी एफ स्क्वायर ओवर 1000 एल एफ के बराबर लिखा। यहाँ पे एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, कि आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब एक मोल किसी सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए आपको कितना उसका टेम्परेचर जो है वो कम करना पड़ता है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी उसमें से कितनी हीट रिलीज करनी पड़ती है। तो चूंकि 1 मोल की बात आ जाती है तो 1 मोल के लिए ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें हम मोलर की ही सारी टर्म्स यूज करेंगे, ठीक है। तो के एफ आपके पास इसके बराबर, ये वाटर के लिए, सिंपल वाटर के लिए उसने के एफ की वैल्यू फाइंड की। खैर ये कांस्टेंट है, आपको लिटरेचर से तमाम सॉल्वेंट्स के एफ की वैल्यूज मिल जाएंगी। आप के एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आप डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें, डब्ल्यू क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट, आपने सॉल्यूट कितना डाला था, डेल्टा टी क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये ज़ाहिर है आप एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड करेंगे। और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, ये एक इसमें कैपिटल डब्ल्यू होगा, एक स्मॉल डब्ल्यू होगा, इसको आप देख लें। हाँ जी, नीचे जो आपके पास है ये कैपिटल डब्ल्यू है, यानी ये आपके पास क्या नाम है, सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट आपने कितना लिया था। तो ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक कंटेंट है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनका एक कंटेंट मैंने इन वीडियोस में नहीं रखा, उनकी अलग से एक लेक्चर बनाया जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो उनमें इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकल परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उन तीनों को एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। अब उनको वहाँ पे सुनेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर नोट लिखें, तो उसमें आप सारी बातें लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आप यही जो है वो क्राइटेरिया रखेंगे कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की वजह क्या है, रीज़न लिखेंगे, आप ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसकी थर्मोडायनामिक स्टडी क्या है, उससे आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक टॉपिक जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ तक इन लेक्चर्स में आपका ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो फाइनल हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में हम 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे।